गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स मैंने पढ़ाया आपको पूरा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। और ट्रांसक्रिप्शन मेनली बच्चों होता क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना, वो क्या कहला रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा फैक्टर आके यहाँ पे लग रहा है। सिग्मा फैक्टर जैसे ही यहाँ के लगता है, और मेनली किस जगह पे आके लगता है बच्चों, जहाँ पे ए और टी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर आके लगता है वैसे ही क्या होता है, डीएनए जो होता है उससे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इलांगेशन वाली प्रोसेस में ये आरएनए कंप्लीट बनता है। और जैसे ही टर्मिनेशन यानी जी और सी की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है उस जगह पे रो फैक्टर आके लगता है। जैसे ही रो फैक्टर आके लगता है ये जो आरएनए बन रहा है ये आरएनए अलग हो जाता है, डीएनए अलग हो जाता है और सिग्मा फैक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है और हमें कंप्लीट क्या मिल जाता है बच्चों, आरएनए मिल जाता है। प्रोकैरियोटिक में तो बच्चों ये एमआरएनए कह रहे हैं हम इसे, कि एमआरएनए हम इसको बोलते हैं। बट यदि मैं बात करूँ बच्चों यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक जो है मेनली मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि यूकैरियोटिक जो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी इसका पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पे दो तरह की सीक्वेंस होती हैं बच्चों, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये बात मैंने लेक्चर में बताई है आपकी, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो क्यों कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो मेनली डीएनए से आरएनए बनेगा उस आरएनए को मैं एमआरएनए ना बोल के बच्चों क्या बोलूँगी, एचएनआरएनए बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं यहाँ पे एक बार और अगेन आपको यहाँ बता देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में मेनली क्या बता रहा है ये कि इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। ये क्लियर है कि हमें न्यूक्लियस में होता है। कोडिंग जीन सीक्वेंस जो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक होता है इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेज होते हैं। कोडिंग जीन सीक्वेंस जो होती हैं उन्हें हम एक्सॉन्स नाम देते हैं और नॉन कोडिंग जो होती है उन्हें इंट्रॉन्स नाम देते हैं। तो हमेशा हम ये ध्यान रखो बच्चों, कोडिंग सीक्वेंस जो होती हैं वो आगे जाके आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगी, जबकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस हेल्प नहीं करती। तो हमें यहाँ पे ओनली क्या चाहिए, कोडिंग सीक्वेंस ही चाहिए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो इन्हें हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो डीएनए से प्रोकैरियोटिक में तो एमआरएनए बना, बट यूकैरियोटिक की बात करूँ तो डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। इस एचएनआरएनए में बच्चों दोनों सीक्वेंसेस होती हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो आगे जाके प्रोटीन बनाएंगी, पर इंट्रॉन्स जो होती हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं जो आगे जाके इंट्रॉन्स जो आगे जाके किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बनाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्प्लाइसिंग नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि यूकैरियोटिक में मेनली 3 टाइप ऑफ आरएनए रहते हैं और वो आरएनए 3 टाइप ऑफ पॉलीमरेज से, सॉरी आरएनए तो 3 टाइप के हमने पढ़े थे, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, उसके अलावा जो हमने आरआरएनए पढ़े वो भी अलग अलग तरह के हैं। तो वो कौन कौन से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं वो मैं बताती हूँ बच्चों। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरआरएनए बनाता है, कौन सा, 28S, 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए फॉर्म करता है। क्लियर, तो ये हमें पता चल गया कि कौन सा पॉलीमरेज कौन कौन से आरएनए बना रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरआरएनए बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एमआरएनए बना रहा है और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए फॉर्म करता है। अब वही वाली बात अगेन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का मतलब वही, हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को यहाँ से हटाना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जो कि डीएनए से आरएनए यहाँ पे यूकैरियोटिक में बनता है, दिस आरएनए इज नॉन एज एचएनआरएनए या हेटेरोजेनस आरएनए इसको नाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें स्प्लाइसिंग करने से पहले क्या करना होता है बच्चों, कैपिंग और टेलिंग करनी होती है। यानी हमें ढंग से उस पूरी सीक्वेंस को पढ़ना है। पूरी सीक्वेंस को पढ़ने के लिए हमें क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग करनी होती है। कैपिंग का मतलब क्या है बच्चों कि इसके एक तरफ पे क्या होता है, ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट की ट्राईफॉस्फेट लगता है जिसको हम कैपिंग बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी क्या होती है, पॉली ए टेल लगती है, डैट इज टेलिंग। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज एडेड टू द 5S एंड एचएनआरएनए। ठीक है, एंड इन टेल इन एडेनोसिन रेसिड्यू आर एडेड टू 3S एंड ऑफ द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो कैपिंग और टेलिंग होते ही बच्चों अब क्या होगा, अब
जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यहाँ से हट जाएंगी और केवल जो mRNA हमारे पास बचा रह जाता है उस mRNA को बच्चों में क्या नाम देती हूँ, सॉरी जो RNA मेरे पास बचा रह जाता है उसको मैं क्या नाम देती हूँ, mRNA, जो आगे प्रोटीन बनाने में काम में लिया जाता है। यानी इस पूरे HNRNA में से नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी इंट्रॉन्स को हटाना क्या कहलाता है बच्चों, स्प्लाइसिंग कहलाता है। आपसे एक छोटी सी टर्म भी क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, तो हमें पता होना चाहिए स्प्लाइसिंग क्या होती है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को वहाँ से हटाना। अब बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और फिर मैंने ये लाइन बोली कि आपका क्या होगा, डीएनए से आरएनए और अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन कैसे बनता है बच्चों ये पता होना चाहिए आपको। मैंने क्लास में ये भी बताया था कि प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या होती है, बताया था मैंने, थोड़ा सा ध्यान होगा। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट होती है। नॉर्मली 20 एमिनो एसिड हम लोग जानते हैं। तो अब mRNA से प्रोटीन कैसे बनेगा वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। क्या होता है बच्चों जेनेटिक कोड? सो ना द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। बच्चों ये चीज़ मैंने आप लोग को बताई कि हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और यदि मैं बात करती हूँ बच्चों RNA की तो थायमिन की जगह वहाँ पे यूरेसिल होता है। पर कुल मिला के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट आए बच्चों Gamow suggested the code must be 3 bases in order to code for 20 amino acid because there are only 4 bases। इन्होंने क्या बताया बच्चों कि हमारे पास only 4 bases हैं। 4 bases हैं तो 4 जो है यदि 20 को कोड करेंगे अमीनो एसिड तो 4 × 4 करूँ तो only 16 बनेगा बेटा कोड। अगर मैं क्या कर रही हूँ 4 × 4 तो कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने आ गए बच्चों 64 20 अमीनो एसिड को आराम से कोड कर सकते हैं। फिर एक इंडियन साइंटिस्ट आए बच्चों हरगोविंद खुराना जिन्होंने मेनली बताया डेवलप केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन टू डेवलप द जेनेटिक कोड। उन्होंने एक डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन क्लियरली किसने बताया बच्चों, हरगोविंद खुराना ने बताया। मार्सेल निरेनबर्ग डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कोडोन। सर्वो ओको demonstrate the polypeptide phosphorylase also help in polymerizing RNA। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बोली है बच्चों कि इन्होंने क्या करा, सीवरो ओकाओ उन्होंने पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम के बारे में बताया। वो क्या करता है, पॉलीमराइजिंग आरएनए की पॉलीमराइजिंग में हेल्प करता है विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। अब बच्चों मैंने जो बात आपको बोली है ये पूरा उसके बारे में बता रहा है कि ट्रिपलेट कोडोन हमें यहाँ लेने हैं। वो कैसे बोल रहा है, UCAG। देखना बच्चों यहाँ पे UCAG हमें दिख रहा है, ऊपर UCAG दिख रहा है और यहाँ साइड में UCAG दिख रहा है। तो हम 3 यहाँ पे कॉम्बिनेशन ट्रिपलेट कोडोन ले रहे हैं, UUU यानी फिनाइल एलानिन, अगेन UUC यानी अगेन फिनाइल, UUA ल्यूसिन, UUG ल्यूसिन, CUU ल्यूसिन, CUC ल्यूसिन। यानी वही बात है बच्चों 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन। अब तो 64 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड को आराम से कोड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा 3 नाइट्रोजिनस बेस आपस में किस तरीके से मिले कि हमने पहले UCAG लिया, इधर ऊपर UCAG और यहाँ साइड में, तो ये इस तरह से एक ट्रिपलेट कोडोन हमारे पास बनके तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा ये पूरा का पूरा चार्ट नहीं भी याद करना, बट स्टिल हमें ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्टिंग कोडोन जो कि AUG लिख रहा है मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। टर्मिनेशन कोडोन जिसे स्टॉप कोडोन भी कहते हैं, 3 टर्मिनेशन कोडोन है बच्चों, UAA, UAG, UGA। यानी जेनेटिक कोड यदि हमें याद रखना है तो जेनेटिक कोड में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्टिंग कोडोन क्या होते हैं, टर्मिनेशन कोडोन क्या होते हैं बच्चों, 3 टर्मिनेशन कोडोन है। उसके बाद ये बच्चों कुछ साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड के बता रहा है, वो हमें ध्यान रखने हैं कि ये जो कोडोन होते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, 64 हैं, जिनमें से 61 जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 अभी मैंने आपको बताया स्टॉप कोडोन होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, वो उस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। कौन सी, ट्रांसलेशन, यानी mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को स्टॉप करने वाले कोडोन बच्चों कौन से हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं बच्चों ये।
ठीक है, UAA, UGA, UAG, मेनली 3 स्टॉप कोडोन बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 पर्टिकुलर एमिनो एसिड। अब ये टर्म बच्चों ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है कि एक कोडोन जब एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं या अनएम्बिग्यूअस नाम दिया जाता है। स्पेसिफिक देखो बच्चों, AUG केवल मिथ्योनिन को कोड कर रहा है और किसी को कोड नहीं करता है। देख लो आप, मिथ्योनिन आगे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कोडोन में, ठीक है। तो मिथ्योनिन केवल एक ही ट्रिपलेट कोडोन से कोड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलूँगी मैं, स्पेसिफिक नाम देती हूँ। फिर आते हैं कुछ अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था UUU, UUC, यानी 2 ट्रिपलेट कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, डैट इज फिनाइल एलानिन। ऐसे UUA, UUG, CUU, CUC, ये सारे के सारे मिलके किसको, एक अमीनो एसिड जो कि क्या है, ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, डीजेनरेट कहती हूँ। जब सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, वो एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होते हैं तो उसको मैं डीजेनरेट नाम देती हूँ। द कोडोन इज रीड ऑन mRNA इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन दैट इज़ विदाउट पंचुएशन। इसमें किसी तरह की पंचुएशन नहीं होती, किसी तरह का कॉमा नहीं होता है, कॉमा लेस होते हैं। जेनेटिक कोड ऑलवेज यूनिवर्सल होते हैं। पर्टिकुलर कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन एन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। बैक्टीरिया से ह्यूमन सब में सेम कोडोन है जो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्यू प्रोटोजोन्स। AUG इज अ ड्वेल फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि AUG का ड्वेल फंक्शन क्यों होता है। एक तो वो स्टार्टिंग कोडोन होता है, दूसरा बच्चों वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन है, दूसरा वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। तो इसका ड्वेल फंक्शन याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया बच्चों जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन क्या है, स्टॉप कोडोन क्या है, AUG के ड्वेल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों जेनेटिक कोड। अब आते हैं हम बच्चों म्यूटेशन पे। व्हाट इज म्यूटेशन, ध्यान रखना, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अचानक से यदि कोई चेंज आता है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा mRNA हमने बनाया, इसमें बीच में कहीं भी अचानक से जो चेंज आता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इट कैन बी द फॉलोइंग 2 मेजर टाइप, 2 तरह का होता है। पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं बच्चों। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, टीचर, म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर। जब एक सिंगल बेस पेयर का हटना, विच इज़ रिप्लेस बाय अनदर बेस पेयर, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन इज बीटा ग्लोबुलिन चेन रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ ग्लूटामेट टू वैलिन। ये हम पढ़ेंगे बेटा आपके प्रिंसिपल्स वाला, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, ये कैसे होता है ये। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब इट इज़ अ चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द बेस पेयर। रीडिंग फ्रेम में कोई चेंजेज आता है। जैसे इंसर्शन का मतलब बच्चों मैं बताती हूँ, देखो नॉर्मल DNA है ATG, GAT और CGA। अब यदि इंसर्शन हुआ तो यहाँ पे इंसर्शन का मतलब इसने एक G और यहाँ पे आके जोड़ दिया, तो ये तो क्या हो गया, एक नए न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना। एक पूरी की पूरी सीक्वेंस थी, उस पूरी की पूरी सीक्वेंस में एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया। डिलीशन का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का हट जाना। एक पूरी की पूरी चेन से एक न्यूक्लियोटाइड हट गया तो वो क्या कहलाता है बच्चों, डिलीशन कहलाता है। बात समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसमें से एक का हटना या एक का जुड़ना, और उसके साथ एक नहीं उससे ज़्यादा भी है ना, जुड़ भी सकते हैं और हट भी सकते हैं। इंसर्शन इट इज एडिशन ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड इन अ DNA सेगमेंट। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का उसमें जुड़ना। Insertion of 3 or its multiple bases do not change the reading frame but add a new amino acid. Deletion it is a removal of 1 or more nucleotide from the DNA segment. एक और एक से ज़्यादा यदि हम न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ का डिलीशन कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं। Deletion of 3 or its multiple bases do not change the reading frame but remove 1 or more amino acid. जैसे यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छे से समझा रखा है, जैसे तेरा राम हैज़ रेड कैप। रेड कैप में हमने क्या कर दिया बच्चों, राम हैज़ यानी बी को यहाँ पे जोड़ दिया यानी इंसर्शन हुआ है। फिर हमने अगेन आई भी जोड़ दिया और जी भी जोड़ दिया, तो कंप्लीट एक पूरा का पूरा बेस पेयर यहाँ पे जुड़ गया। तो जुड़ने से एक अमीनो एसिड पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाता है। राम हैज बिग रेड कैप, ये हो गया इंसर्शन। अब आती हूँ मैं डिलीशन की बात करूँ बच्चों, तो डिलीशन में देखो राम हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने यहाँ पे ए हटाया, फिर हम यहाँ पे क्या हटा रहे हैं बच्चों, ये सी भी हमने हटा दिया, तो राम हैज कैप, उसके पास ओनली क्या रह गया, कैप रह गई। तो ये हो गया डिलीशन, यानी एक पूरा का पूरा अमीनो एसिड का हटना, ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड को जोड़ना। एक अमीनो एसिड को जोड़ना क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया था एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से
3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। समझ में आ रही है बात? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि पूरा का पूरा अमीनो एसिड या तो आ जाएगा, लग जाएगा, या पूरा का पूरा अमीनो एसिड हट जाएगा। तो बच्चों म्यूटेशन समझ में आया कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में या तो कोई ग्रुप जुड़ेगा या कोई ग्रुप हटेगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन के कारण नेक्स्ट जो प्रोटीन बनता है उसमें चेंज आ जाता है। अब ये जो म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना या हटना, और फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक पूरे ग्रुप का जुड़ना और पूरे ग्रुप का हटना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट म्यूटेशन। फिर आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टीआरएनए। हाँ, अलग अलग तरह के आरएनए बच्चों हमने देखे। एमआरएनए कैसे बना वो मैंने आप लोग को बताया। अब जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में हमारे तीनों तरह के आरएनए यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए टीआरएनए होता क्या है। इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है बच्चों। फ्रांसिस Crick proposed the presence of adapter molecule which could read the code on one end and on the other end would bind to a specific amino acid। एक जगह वो उस कोड को रीड करता है, उस अकॉर्डिंग दूसरी जगह उसके अमीनो एसिड जुड़ता है, जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको। However, tRNA was known before the genetic code was postulated and was then called sRNA। इसे हम sRNA भी बच्चों नाम देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ बच्चों, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग कोडोन आपको बताया AUG। ठीक है, तो AUG के अगेंस्ट यहाँ पे एंटी कोडोन क्या दे रहा है? UCA। अब नीचे की तरफ यदि UC है, यानी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग कोडोन जो होता है AUG वो किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। तो देखो इसके ऑल्टर में आपके जो लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों? मिथ्योनिन आके लगेगा। यहाँ सैरिन बता रहा है, सैरिन नहीं होगा, क्या लगेगा यहाँ पे? मिथ्योनिन लगेगा बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना। इस एंटी कोडोन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि टीआरएनए के ऊपर क्या लगता है। तो टीआरएनए की मेनली बच्चों 4 अपने को यहाँ पे ये दिखा रहा है, 1 2 3 4 लूप दिखा रहा है। एक लूप होता है अमीनो एसिड आर्म। अमीनो एसिड लूप का मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ेगा। दूसरा होता है बच्चों एंटी कोडोन लूप, जहाँ पे एंटी कोडोन यानी कोडोन होता है AUG, उसका एंटी कोडोन साइड होती है बच्चों यहाँ पे। एक होता है टी लूप जहाँ पे आपके राइबोसोम आके जुड़ता है, और एक होता है डी लूप जिस जगह पर आपका एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम आके लगता है। कोई भी प्रोसेस होने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके 4 लूप हमने देखे। एक होता है एंटी कोडोन, जिस जगह है ना कोडोन यानी AUG का एंटी कोडोन होगा, उसके ऊपर जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइड होता है। इसके एक साइड में रहता है टी लूप। टी लूप क्या होता है? राइबोसोम बाइंडिंग साइड। डी लूप होता है बच्चों क्या बोला मैंने आपको कि एंजाइम बाइंडिंग साइड। और एक होता है वेरिएबल आर्म जिसका फंक्शन अभी तक भी अननोन है। तो ये होगी टीआरएनए की स्ट्रक्चर। इस टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि हमें पता है उस अकॉर्डिंग नीचे की तरफ क्या रहता है? एंटी कोडोन रहता है। उस एंटी कोडोन के थ्रू ही ऊपर की तरफ अमीनो एसिड लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था AUG। तो जब AUG है उसका एंटी कोडोन बच्चों क्या होगा? मैंने आप लोगों को क्लास में भी सिखाया था। A के ऑल्टर में U लग जाएगा, U के ऑल्टर में A लग जाएगा, और G के ऑल्टर में C। तो जब ये एंटी कोडोन वाली चीज़ वहाँ लगी हुई है तो उसके ऑल्टर में क्या लग जाएगा? मिथ्योनिन ऊपर आके लग जाता है। स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन इज कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। स्पेसिफिक टीआरएनए जो कि इनिशिएशन कर रहा है यानी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है उसको इनिशिएशन टीआरएनए कहा जाता है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। ट्रांसलेशन की बात करती हूँ बच्चों। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड बीइंग डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेस इन एमआरएनए। अमीनो एसिड आर जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड किससे जुड़े रहते हैं बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। Translational unit in mRNA from 5 to 3' and comprises of stop codon। देखो बच्चों mRNA की ट्रांसलेशन की जो यूनिट है 5' to 3' एंड है। ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन आपका 5' एंड पे रहता है। रीजन कोडोन फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, स्टॉप कोडोन, अनट्रांसलेटेड रीजन, ये सारा बता रहा है इसके पास होते हैं। UTRs आर एडिशनल सीक्वेंस ऑफ mRNA डेट आर नॉट ट्रांसलेटेड। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, अनट्रांसलेटेड रीजन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा इनका, इससे आगे प्रोटीन नहीं बनता। कभी भी स्टॉप कोडोन से भी प्रोटीन नहीं बनता है, वो प्रोसेस को स्टॉप ही करता है। दे आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन फॉर एसेंशियल ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये कह रहा है अनट्रांसलेटेड रीजन
इस तरफ यानी आपके 5' एंड की तरफ भी होती हैं और 3' एंड की तरफ भी होती हैं। अब देखो बच्चों इनिशिएशन में आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले mRNA यहाँ पे क्लियरली अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस mRNA में नीचे की तरफ आपके क्या लगा हुआ दिख रहा है, एक mRNA है, उसके नीचे की तरफ आपके लगा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम की यूनिट दिख रही है बच्चों नीचे की तरफ, स्मॉल सब यूनिट बोल रहा है। इस स्मॉल सब यूनिट को यदि हम बात करते हैं किस में, प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में तो स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है, 30। राइबोसोम की सब यूनिट 50 और 30 होती है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो 60 और 40 होती है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो स्मॉल सब यूनिट यदि प्रोकैरियोटिक की है तो 30, और यदि यूकैरियोटिक है तो 40, और लार्ज सब यूनिट की बात करूँ यदि प्रोकैरियोटिक है तो 50 और यूकैरियोटिक है तो 60। तो होता क्या है, एक आपका पूरा का पूरा mRNA नीचे की तरफ स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, ऊपर की तरफ आपकी क्या हो रही है, लार्ज सब यूनिट जुड़ रही है बच्चों। वो कौन सी है बच्चों, लार्ज सब यूनिट 50 और 60। 50 तो होती है आपकी किसमें, प्रोकैरियोटिक में, 60 होती है आपकी यूकैरियोटिक में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक कोडोन, ये क्लियरली दिखा रहा है AUG। अब उसके अलावा ये दो यहाँ पे आपको साइट दिखा रहा है इस जगह पे, पी साइट और ए साइट। पी साइट पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है, ए साइट जिस पे अमीनो एसिड आके लगता है। क्लियर हुई बच्चों। तो इनिशिएशन जो होता है उसमें बस स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आके इससे जुड़ रही हैं। उससे पहले बच्चों क्या रहता है, इनिशिएशन होने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले इनिशिएशन होने से पहले आपके एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड किस जगह पे लगेगा, tRNA पे लगेगा, उसका एक्टिवेशन होता है। इन प्रोकैरियोट इनिशिएशन रिक्वायर्ड लार्ज एंड स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट, दोनों सब यूनिट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। द mRNA इनिशिएशन, tRNA एंड 3 इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बिकम एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग विद अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। कोई भी प्रोसेस करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट बच्चों रहती है, तो अमीनो एसिड ATP के साथ जुड़ेगा, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। अब ये जो है अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स किससे जाके जुड़ेंगे, tRNA से जाके जुड़ेंगे। तो tRNA पे तो क्या जुड़ जाएगा, अमीनो एसिड, AMP अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। दैट इज कंप्लीट प्रोसेस आपकी हो जाएगी कि tRNA पे अमीनो एसिड कैसे जुड़ा। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या है, अमीनो एसिड ATP से जुड़ा और एंजाइम से जुड़ा, और क्या बना लिया, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर ये जाके किस पे जुड़ा, tRNA पे जुड़ा, tRNA ने से अमीनो एसिड जुड़ गया, AMP अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया था। कैप रीजन ऑफ mRNA बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। कैप रीजन वापस वही बात बोल रहा है कि कैप रीजन स्मॉलर सब यूनिट से आके जुड़ रहा है बच्चों यहाँ पे, उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आके आपकी जुड़ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, राइबोसोम हैज़ 2 साइट, A and P साइट। मैंने आपको बोला द स्मॉलर सब यूनिट फर्स्ट बाइंड टू द इनिशिएशन mRNA देन बाइंड टू द लार्ज सब यूनिट, सो द इनिशिएशन कोडोन लाइज ऑन द P साइट। द इनिशिएशन tRNA दैट इज मिथ्योनाइल tRNA देन बाइंड टू द P साइट। देखो बच्चों यहाँ क्लियरली दे रहा है कि इस जगह पे AUG के ऑल्टर UAG और ऊपर की तरफ tRNA किसको लेकर आएगा, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, जो आपका कोडोन है उसका एंटी कोडोन वाला जो tRNA है उसके अगेंस्ट किसको लेकर आएगा, अमीनो एसिड को। जैसे मैंने AUG का ऑल्टर एंटीकोडोन UAG आपको अभी बताया, तो UAG के ऑल्टर क्या आएगा बच्चों, मिथ्योनिन आएगा। ये मिथ्योनिन आके कहाँ लग गया, आपके यहाँ पे लार्जर सब यूनिट पे आके लग गया, ठीक है। अब क्या होगा इलॉन्गेशन में बच्चों की, मिथ्योनिन तो यहाँ लग गया। अब सेकेंड आपका दिखा रहा है इसमें GUG, क्लियरली GUG आपको दिख रहा है। तो GUG के ऑल्टर अमीनो एसिड कौन सा लगता है हमेशा, एंटीकोडोन GUG का क्या होगा, CAG के ऑल्टर वैलिन आके लगा, तो आपकी यहाँ पे क्या हुआ, वैलिन आके लग गया। अब आपका मिथ्योनिन और वैलिन दोनों के दोनों जो हैं आपस में किससे जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे बच्चों। तो थर्ड कंडीशन आप चेक करो बच्चों, क्या दिखा रहा है कि ये जो आपका UAC वाला है ये तो बाहर रिलीज हो गया, ये बाहर निकल जाता है और इस तरफ ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और यहाँ से आपका दोबारा थर्ड जो है UUC के अगेंस्ट आपका फिनाइल आके लग रहा है, फिनाइल एलानिन आके लग रहा है। अगेंस्ट रिपीट करती हूँ बेटा, इलॉन्गेशन होता है क्या है, इलॉन्गेशन में हमारे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ्योनिन आके लगा, मिथ्योनिन के बाद हमारे वैलिन आके लगा। अब मिथ्योनिन और वैलिन ने आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, तो जो मिथ्योनिन वाला जो tRNA था वो तो बाहर निकल गया
और आपका जो ये पूरा का पूरा राइबोसोम की यूनिट होती है वो mRNA पे चलती जाती है, ऐसे करके फ्लो करती जाती है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी तो आगे वाला कौन सा था बच्चों, UUC था हमारे पास। तो UUC के अगेंस्ट आपके क्या बनेगा, AAG, और AAG जो है वो किसको लेकर आएगा, फिनाइल एलानिन को। वो हमने जेनेटिक कोड वाली उससे देखना। तो यहाँ पे फिनाइल एलानिन आ गया, ठीक है। तो ये एलोंगेशन टर्मिनेशन के समय क्या हुआ बच्चों, इस तरीके से क्या होते हैं टीआरएनए, जैसे जैसे वहाँ पे सीक्वेंस होती हैं उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लेकर आता जाता है, और टीआरएनए इधर वाले टीआरएनए तो रिलीज होते जाते हैं, इधर से नए टीआरएनए आते हैं, और इस प्रकार पूरे के पूरे अमीनो एसिड आपस में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन कौन से 3 बताए थे, UAA, UAG, UGA, ये तीनों टर्मिनेशन कोडोन में से कोई भी एक टर्मिनेशन कोडोन जैसे ही आता है वैसे ही सारी की सारी स्मॉल सब यूनिट हट गई, लार्ज सब यूनिट हट गई, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल अलग हो जाती है बच्चों, और आपका कंप्लीट mRNA अलग हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमें बनाना था, क्या बनाना था, पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं क्या नाम देती हूँ बच्चों, ट्रांसलेशन कहती हूँ। देखो ये बोल रहा है इलोंगेशन, मैंने इनिशिएशन आपको बता दिया था। इलोंगेशन में क्या बोल रहा है, अनदर चार्ज्ड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड टू ए साइड ऑफ द राइबोसोम एट द सेकंड कोडोन, अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैंने आपको बोला था कि दोनों आपके वैलिन और मिथ्योनिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बनता है कि एक का COH ग्रुप, दूसरे का NH3 ग्रुप, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। राइबोसोम साइड ओवर mRNA form codon to codon in 5' to 3' direction called translocation. According to the sequence of codon, amino acid are attached to one another. Amino acid आपस में जुड़ते चले जाते हैं by peptide bond and polypeptide chain is formed, और हमारी complete polypeptide chain form हो जाती है। Termination of polypeptide, termination में क्या बता रहा है, when the A site of ribosome reach a termination codon, जैसे ही termination codon की तरफ पहुँचती है, this does not code for any amino acid, वो किसी भी amino acid को कोड नहीं करती है। No charge tRNA bind to the A site, कोई भी चार्ज टीआरएनए ए साइड पे अब बाइंड नहीं होगा। डिसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मैंने कहा था जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन होंगे पॉलीपेप्टाइड डिसोसिएट हो जाती है राइबोसोम से, फ्रॉम राइबोसोम टेक प्लेस विच इज कैटलाइज्ड बाय अ रिलीजिंग फैक्टर। देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडोन, UGA, UAG और UAA। तो बेटा ये आपका कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। तो ये हमने आज मेनली जो पढ़ी है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी वो पूरी कंप्लीट देखी बच्चों, और हमने सेकेंडली क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा हम पढ़ेंगे बच्चों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है बच्चों, जो हम इतना देर से जो भी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा हमने, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, तो इन सब का हर लेवल पे क्या होता है बच्चों, प्रोसेसिंग होती है, हर लेवल पे चेकिंग होती है, उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होगी, प्रोसेसिंग लेवल पे भी होगी। जब आपका, मैंने आपको बताया था, DNA से DNA, DNA से RNA, ये तो न्यूक्लियस में बन जाते हैं। फिर RNA से जब प्रोटीन बनता है उस समय mRNA जो है वो कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो इस लेवल पे भी प्रोसेसिंग होती है और ट्रांसलेशन लेवल पे भी प्रोसेसिंग होती है। तो ये अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।